हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड। और काव्य खंड में सबसे पहला पाठ पढ़ने वाले हैं करबक। कौन सा? करबक। यानी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करबक पाठ का बेहतरीन सारांश, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं करबक पाठ का सारांश। लेकिन करबक पाठ का सारांश पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम सारांश पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। करबक पाठ के जो कवि हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। जो बताया जाता है इनके बारे में कि ये प्रेम की पीड़ के कवि हैं। पीड़ का मतलब होता है दर्द। पीड़ का मतलब क्या होता है? दर्द। यानी प्रेम के दर्द के कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म जो है अनुमानतः ये अनुमान लगाया गया है कि 1492 ईस्वी के करीब में इनका जन्म हुआ होगा। ये पक्का सबूत नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि 1492 के करीब में इनका जन्म हुआ होगा। अगर निधन की बात करते हैं तो निधन भी अनुमानतः 1548 ईस्वी के करीब हुई होगी। निवास स्थान की बात करते हैं तो इनका निवास स्थान था जायस कब्र अमेठी, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। गुरु की बात करते हैं तो गुरु का नाम था सूफी संत मोहिद एवं सैयद अशरफ जहांगीर। पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, यानी मलिक राजे अशरफ। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करते हैं कि ये कैसे व्यक्ति थे, तो देखिएगा ध्यान से। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो दिया है कि एक आंख और एक कान से वंचित, यानी इनको एक आंख और एक कान नहीं थी। चेहरे पर चेचक के दाग अर्थात रूपस कुरूप, परंतु गुण से महान। चेहरे से बिल्कुल ये क्या थे? कुरूप, मतलब रूपहीन थे, लेकिन गुण से गुणवान थे। और क्या दिया है? मनस्वी, संत चरित्र और मृदभाषी इत्यादि। बिल्कुल मीठा स्वर में ये बातें करते थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। अगर इनकी वृत्ति की बात करते हैं तो दिया है कि जीवन के आरंभ में किसानी तथा बाद में फकीरी के काम किए। शुरू में किसका काम कर रहे थे? किसानी, यानी किसान का काम, और बाद में ये फकीर बन गए। अगर इनकी कृतियां की बात करें तो ये याद रखिएगा, पद्मावत, आगे दिया है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, आगे दिया है मसलनामा आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं। अगर काल की बात करें कि ये किस काल के कवि हैं, तो निर्गुण प्रेमाश्रयी भक्ति काल। परीक्षा में पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा निर्गुण प्रेमाश्रयी भक्ति काल। भाषा की बात करें तो इनको अवधी भाषा आती है, ठीक है। तो ये दिया है बाबू मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे एक दो दफा पढ़ सकते हैं ताकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाए। देख लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इस पाठ का सारांश। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, करबक का सारांश दिया है कि प्रस्तुत करबक पद्मावत नामक महाकाव्य के स्तुति खंड से उद्धत है। यानी यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से। कहाँ से? पद्मावत से, ठीक है। आगे दिया है कि जिसमें प्रेमा मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने काफी शिष्टता और कलात्मकता के साथ अपने स्वाभिमान का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने स्वाभिमान के बारे में ना, स्वाभिमान का जो है वर्णन किया है। दिया है कि प्रकृति के विधान के आधार पर उन्होंने अपनी रूपहीनता में भी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास किया है। प्रकृति के विधान के आधार पर उन्होंने अपनी रूपहीनता में भी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास किया है। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। आगे दिया है कि संसार में विधाता ने हर चीज में गुण के साथ दोष भी दिया है। बात सही है। इस संसार में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मिला है, लेकिन कुछ न कुछ मिलने के बावजूद भी कुछ न कुछ उसमें दोष है। जैसे सपोज कीजिए कि मोर जो है ना, एक पक्षी है मोर,
और मोर सोचेगा कि भाई हमारे जैसा सुंदर कोई पक्षी नहीं है, तो मोर के अंदर भी एक खोट है। पता है क्या? मोर का सबसे गंदा, सबसे विचित्र उसका पैर होता है, और मोर जो है ये बात को सोचते हुए ये ऊपर वाले को दोष देता है कि भगवान सब कुछ सुंदर बनाए लेकिन मेरा पैर सुंदर नहीं बनाए। बात समझ में आ रहा है ना? उसी तरह देखिएगा, कौवा और कोयल दोनों का रंग एक ही है, जबकि कोयल का मधुर आवाज होता है लेकिन कौवा का मधुर आवाज नहीं होता है। तो हर व्यक्ति के, हर जीव जंतु के अंदर कुछ न कुछ डिमेरिट होता है मेरिट के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से वही बता रहे हैं कि संसार में विधाता ने हर चीज के गुण के साथ दोष भी दिया है। हम उसमें दोष के बदले गुण देखते हैं। क्या देखते हैं? दोष के बदले गुण देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 100 गुणों में से 99 गुण अगर सही है और एक गुण अगर गलत है ना, तो उस एक गुण गलत वाली चीज को नहीं देखेंगे, बल्कि 99 जो गुण सही है उसको देखना चाहिए। क्योंकि हर आदमी के अंदर मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है। ठीक है, कह रहा है कि एकांक्षिक कभी रूप से कुरूप होने के बाद भी गुण से स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास किया है। बात समझ में आ गया? जिस व्यक्ति के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी डिमेरिट है ना, तो अपने अच्छे मेरिट से ही अपने आप को महान सिद्ध कर सकता है, जिस तरह से मलिक मोहम्मद जैसे इस पाठ में किए हैं। सुनिएगा आगे। दिया है आगे कि वह तो दर्पण की तरह निश्चल निर्मल है, उसे देखने बिना किसी को चैन नहीं मिलता है। जो उनके गुण को देख मुग्ध हो जाता है, इस प्रकार प्रथम कर्बक में कवि ने गुणवान बनने का उपदेश दिया है। जब कर्बक का ये पहला जो पद पढ़ेंगे, पहला जो कर्बक पढ़ेंगे, तो उसमें जो है इंसान अपने आप को, यानी कुछ डिमेरिट के साथ कुछ मेरिट को लेकर अपने आप को इस संसार में महान सिद्ध कर सकता है। वो भी कैसे? यही सारी बातें उसमें दिया हुआ है। कर है गुणवान शरीर से कुरूप होने पर भी समाज में पूज्य हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत भी डिमेरिट है, चाहे शरीर अच्छा नहीं है लेकिन गुण अच्छा है, चेहरे की सुंदरता होना बड़ी बात नहीं है। इंसान के अंदर कर्म अच्छे होना चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए, तभी वो महान बन सकता है, तभी समाज में वो पूजने योग्य बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। द्वितीय कर्बक पद्मावत नामक महाकाव्य के उपसंहार खंड से लिया गया है। कहाँ से? उपसंहार खंड से उदत है, जिसमें कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना के उद्देश्य का वर्णन किया है। यह संसार नस्वान है, यहाँ जो आया है वह निश्चित रूप से चला जाएगा। इस नश्वर संसार में कृति ही अमर होती है। अतः कृतिवान पुरुष का सुनिएगा आगे। अतः कृतिवान पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। यश को ना कोई खरीद सकता है और ना बेचा जा सकता है। बात सही है? इस संसार में अगर आए हैं तो आप चले जाएंगे। न जाने आपके जैसे कितने लोग आए और चले गए, लेकिन वही व्यक्ति इस संसार में अमर रहा। उसका नाम नहीं, उसके कर्म इस संसार में अमर रहे, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं। अच्छे कर्मों से अपने नाम को युगों युगों तक जिंदा रखा जा सकता है। बात समझ में गया? तो अपना यश कमाना है ना, तो इंसान भले मर जाता है, लेकिन जो अच्छे कर्म कर जाते हैं इस संसार के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, उनका नाम सदैव अमर रहता है। जैसे आपने सुने होंगे भगत सिंह का नाम। भले ही इस संसार से, इस दुनिया से भगत सिंह चले गए हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम आज भी अमर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वो करके दिखाया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए, और देश के लिए अपना जान दे दी। तो जो अमरता का भाव जो उनके अंदर था, वही जो है आज भी बड़े ही आदर से उनका नाम लिया जाता है। क्योंकि यश जो है ना, यश ही एक ऐसा चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। इसलिए कभी पीर फकीर से जो प्रेम कहानी सुनी, उसे रक्त की लेई से जोड़कर, अश्रु से घोर कर लोगों के सामने रखा।
लोग जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक कवि और रचना के पात्र अमर रहेंगे। इसलिए मोहम्मद कबीर जो है ना, ये बताते हैं कि हमने जो रचनाएं की हैं अपने खून के रक्त से, उसके लेई से हमने घोर कर सारे रचनाएं किए हैं, कि भले ही इस संसार से हम चले जाएंगे लेकिन हमारी रचना युगों युगों तक याद रखी जाएगी। लोग पढ़ते रहेंगे, लोग समझते रहेंगे, नहीं और अपना काम करते रहेंगे। इसलिए बच्चों इस बात को याद रखना कि भले ही इंसान इस धरती से जा सकता है लेकिन उसका यश, उसका गुण, उसका कर्म कभी नहीं जा सकता है, वो अमर रहता है। ठीक है, खैर सारांश था ये। जब आप कभी क्या बोलते हैं कविता जब पढ़ेंगे या कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कवि का भाव क्या था, कवि जो है किसके बारे में वर्णन करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं किन लोगों को सचेत करते हैं, ये सारे हम लोग क्या बोलते हैं एक कर्मक पाठ में हम लोग पढ़े हैं। नहीं पढ़े होंगे तो हमारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप वहाँ देखिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।